नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करंट अफ़ेयर खास सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं करंट अफ़ेयर्स की और साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर क्या हैं। उसको शुरू करने से पहले आज बात करेंगे सुपर साइक्लोन एक आया हुआ है जिसका नाम है राय। आपको बता दें हमारे देश में जिसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है, उनको अगर आप चाइना के क्षेत्र में जाएँगे तो वहाँ पर उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, ठीक है? जापान क्षेत्र में। तो आपको बता दें जो टाइफून राय है, इसके द्वारा क्या किया हुआ है फिलीपींस में इसको कैरेस का देखा जा रहा है, तो फिलीपींस की राजधानी क्या है मनीला है, अगर आप उसको देखेंगे, तो दक्षिणी चीन सागर के और पैसिफिक ओशियन से लगा हुआ जो आइलैंड क्षेत्र है, ये है आपका फिलीपींस। उस फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या हुआ है, इस क्षेत्र में हिट किया हुआ है टाइफून। इसमें हुआ क्या है, लगभग 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और कई दर्जनों लोग इसमें मिस हैं, दिसंबर 20 की अगर बात की जाए हम तो। इसके अलावा यहाँ पर लगभग 3 लाख से अधिक लोग क्या हुए हैं, इससे डिस्प्लेस हो चुके हैं, विस्थापित हो चुके हैं। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ है, जो कोस्टल इलाका है, वहाँ पर क्या हुआ है, लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर और स्कूल, हॉस्पिटलों को वहाँ पर क्या किया गया है, छोड़ने को मजबूर हुए हैं और वहाँ पर रेड क्रॉस जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें राय है, इसने क्या किया है, लगभग इसकी जो स्पीड है, उसने 195 किलोमीटर पर आवर से प्लस की स्पीड हासिल कर ली है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, इसने अभी अपना काफ़ी विकराल रूप धारण कर लिया है। तो इसने काफ़ी हिट किया है मनीला को, तो देखते हैं आज इसका आने क्या रीज़न है और यहाँ पे क्या जो दिक्कतें आई, क्यों हो रही हैं बार-बार यहाँ पे चक्रवाती तूफ़ान आ रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो फिलीपींस क्या है, उसके एक आइलैंड इलाका है दक्षिणी चीन सागर के दक्षिण में और पैसिफिक ओशियन के ये पश्चिम साइड का इलाका है, जहाँ पर क्या हुआ है, सुपर टाइफून राय आया हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि सुपर टाइफून राय कहाँ पर हिट किया है? तो आप ध्यान रखिएगा फिलीपींस के अंदर। देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर क्या हैं? तो करंट अफ़ेयर को शुरू करने से पहले आज के अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच पाएँगे और मेरे सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँगे। ये जो आपके भी जितने भी करंट अफ़ेयर हैं, ना केवल आपकी यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट किए जाते हैं, बल्कि जितने भी स्टेज के पीछे एग्ज़ाम हैं, उनको भी इसमें कवर किया जाता है। साथ ही साथ आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे के वाले एग्ज़ाम कवर किए जाते हैं और इसके अलावा क्या होता है, यदि आप वन डे एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, तो उसमें आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन ना आकर इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफ़ेयर का। उससे क्या होता है, कहीं न कहीं आप क्या करते हैं, उनके पीछे करंट अफ़ेयर क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, उसको आप जानने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा आपको देश-दुनिया की भी खबरें मिलती रहती हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रमुख करंट अफ़ेयर हैं क्या? महाराष्ट्र सरकार ने एक नया कानून लागू किया है, शक्ति आपराधिक कानून लागू कर दिया है, जिसमें क्या हुआ है, ये इसमें जो बलात्कार जैसे जघन्य अपराध है, उसके बारे में चर्चा की गई, तो इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ अब अभी हाल ही में क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा में जो उनके पीठासीन अधिकारी हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की है क्योंकि संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसमें क्या हुआ, लगातार वहाँ पे व्यवधान पड़ रहा है, कार्य सुचारू रूप से चल नहीं पा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे इस बारे में क्योंकि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली गई है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसमें क्या है, इसमें ऐसा बोला गया है, जो आपको बताना चाहिए, जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं, जिसका रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसमें भारत की स्थिति काफ़ी नीचे निम्न रैंक पे आ गई है, जिसने क्या है, भारत ने इस पे आपत्ति जताई है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वोडाफ़ोन ने घोषणा की है कि वह दुनिया के पहले एसएमएस को अपूरणीय टोकन अर्थात एनएफटी, जिसको कि नॉन फंजाइबल टोकन के नाम से जाना जाता है, उसकी नीलामी करेगा। उसकी नीलामी से क्या जो उसको रुपया मिलेगा, उसकी बोली से क्या करेगा, उस बोली का रुपया यूज़ करेगा शरणार्थियों के उद्धार करने में और इस हिसाब से उसने क्या किया है, 1,70,7,000 तक का यूरो कलेक्शन करने की बात कही है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड, जिसको सेबी कहा जाता है, अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, प्रमुख कृषि जिन्सों जैसे कि धान, जो कि गैर बासमती आता है, गेहूँ, चना, सरसों और इससे उत्पन्न डेरिवेटिव जैसे सोयाबीन, साथ ही साथ अगर हम बात करें जितने आपके बीन्स हैं और उनके डेरिवेटिव जैसे कच्चे पाम तेल, इसको बात की जाती है, मूंग ऑयल की बात की जाती है। इसको क्या किया है, इनके कमोडिटी डेरिवेटिव जो सेगमेंट है, उनके स्टॉक एक्सचेंज को ये निर्देश दिया है कि उनके व्यापार को तुरंत क्या किया जाए, निलंबित कर दिया जाए। ऐसा इनको सस्पेंशन क्यों किया गया है डेरिवेटिव मार्केट को? क्योंकि ये लगातार महँगाई बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को देने वाली इन आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने क्या किया है, महँगाई को और आग लगा दी है। तो इसकी वजह से इनकी डेरिवेटिव इसको ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आज बात करेंगे केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के बारे में, क्या है? बिहार में स्टार्ट हुआ समाज सुधारक अभियान, इसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे सुपर टाइफून रॉय के बारे में, जिसकी चर्चा आपने स्टार्टिंग में की है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जीएस पेपर 1 से लिंक टॉपिक के बारे में। तो जो यूपीएससी सिलेबस में जीएस पेपर 1 से आते हैं, इसके अलावा अगर आपको महिलाओं से संबंधित मुद्दों से कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें बात पूछी जाएगी आपको कि शक्ति अपराध कानून किस राज्य का है? तो आपको आंसर होगा इसका महाराष्ट्र का है और आपको बता दें ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून है। ये विधेयक 2020 का है, उसमें कुछ इसमें सुधार किए गए हैं और उनको सरकार ने क्या किया है, महिलाओं की स्थिति को सही करने के लिए और उनको क्या करना है, उनके अपराधों को कम करने के लिए इसको बनाया गया है। तो देखते हैं कि सिफ़ारिशें क्या हैं। तो इस
जो शक्ति जो अब इसमें बनाया गया है, कानून इसमें ये सिफ़ारिशें की गई हैं। सबसे पहले यदि कोई बलात्कार करता है, तो उसको डायरेक्ट मृत्युदंड दिया जाए। साथ ही साथ जब भी कोई शिकायत आती है बलात्कार से संबंधित, तो उसकी शिकायत वाले दिन से लेकर वो जाँच पूरी है, उसको 30 दिनों के अंदर हर हाल में कंप्लीट कर देना चाहिए। इसके अलावा पुलिस को अपनी जाँच के लिए डेटा को उनको साझा करने के साथ-साथ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में डेटा के इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियों को ज़िम्मेदारी होगी अगर कोई ऐसी घटनाएँ आती हैं, तो जो कंपनियों में इंटरनेट प्रसारित हुआ, जहाँ डेटा दिए जाते हैं, उन वो इसके ज़िम्मेदार होंगे, वो इसके बारे में क्या करें, जानकारियाँ साझा करें लगातार पुलिस के साथ। साथ ही साथ अगर किसी ने झूठी शिकायतों में या फिर किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान किया था, तो मूल विधेयक में जो पहले जो मूल विधेयक था उसमें क्या था, अग्रिम ज़मानत की याचिका कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब इसमें जो संशोधन किए गए हैं, उसमें अग्रिम ज़मानत की भी समिति ने पेशकश की है कि अब अग्रिम ज़मानत मिल सकती है अगर किसी को जानबूझ के फँसाने की बात की जा रही है। अगर बात करें कि महाराष्ट्र सरकार ने इस नए कानून लेने की वजह क्या बताई है, तो उनका ये कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ लगातार यौन हिंसा बढ़ रही है, जिसमें क्या है कहीं न कहीं हिंसा के मामलों में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। उसको देखते हुए लाया गया है और खासकर जो हिंसा में टारगेट करी की जा रही है वो कौन है? महिलाएँ हैं और बच्चे हैं। अगर देखें इस विधेयक में क्या-क्या प्रस्ताव मैंने आपको पहले बता दिया, उसी को और अगर डिटेल में देखें इसमें क्या किया गया है। भारतीय दंड संहिता के तहत और जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है सीआरपीसी है, इसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण करने के साथ-साथ इसमें अधिनियम में काफ़ी अच्छे बदलाव किए गए हैं, जिससे क्या हो, बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा बलात्कार, यौन उत्पीड़न, एसिड अटैक और बाल यौन शोषण को मौजूदा धाराओं में बदलाव करने के इसमें प्रस्ताव किए गए हैं। इस विधेयक में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अधिकार अधिकारी में व्यक्तियों द्वारा किए गए बलात्कार या फिर नाबालिगों में गंभीर यौन हमले या गंभीर चोट लगने पर या फिर एसिड हमले के दौरान जो अगर मौत होती है, तो उसमें सज़ा के काफ़ी कठोर प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ मौत की सज़ा उन मामलों में भी प्रस्तावित की गई है जो जो ऐसे अपराध किए जा रहे हैं जो प्रकृति में कैसे हैं, जघन्य हैं और जहाँ पर क्या है पर्याप्त निर्णायक सबूत उपलब्ध हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उनको मृत्युदंड दे सकते हैं अगर इस टाइप का कोई गलत काम करता है तो। अगर एसिड अटैक होता है जिसमें आईपीसी की धारा 326 में क्या किया गया है संशोधित करके दोषियों को न्यूनतम 15 साल और अधिकतम उन्हें उम्र कैद की सज़ा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उन्हें न केवल उनको सज़ा दी जाएगी बल्कि उनको आर्थिक जुर्माना भी लगाने की पेशकश इसमें की गई है। दोषियों पर लगने वाले जो आर्थिक जुर्माना है, उसको क्या किया जाएगा, उस जुर्माने को जो एसिड अटैक का है, उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए और उसके जो चेहरे को दोबारा बनाने के लिए जो कार्यों में खर्चा आएगा, उसको ध्यान में रखकर उन पे जुर्माना लगाया जाएगा, जिससे कि आगे की आने वाली नस्लें क्या कर ले सकें, सबक ले सकें। अगर देखें सोशल मीडिया से संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं, तो इसमें क्या किया गया है, इस मसौदे में सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से निपटने के लिए एक अतिरिक्त कानून बनाया गया है। इसमें धारा 354 ई यानी 354 ई जोड़ी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए खतरे या फिर धमकी है या भय की भावना दिखाने वाले जानबूझकर जो कृत्य किए गए हैं, उनको जोड़ा जाता है। इसके अलावा अगर किसी के कार्य से, किसी की लेखन राइटिंग से, किसी के शब्दों से अगर किसी महिला का अपमान होता है या उसको आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसे संचार को क्या किया जाएगा, जो फैलाने वाले इंसान को न केवल आपको क्या किया जाएगा, जो आपको कारावास में डाला जाएगा, बल्कि जुर्माना का भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अगर महिलाओं के मॉर्फ्ड वीडियो यानी कि उनके कहीं आपको अगर कट पेस्ट करके उनको एडिटिंग करके अगर वीडियो अपलोड किए जाते हैं या फिर उनकी फ़ोटो, वीडियो अपलोड करने की धमकी देने दी जाती है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है या उन्हें बदनाम कोई कर सकता है, तो ऐसी गोपनीय जानकारियों का अगर कोई उल्लंघन करता है, उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। इसके तहत उसमें क्या होगा, आपको 1 महीने से लेकर 5 महीने तक की क्या होगी सज़ा दी दी जा सकती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, काफ़ी सख्त महाराष्ट्र सरकार आने वाली है ऐसे कानूनों के लिए, जिससे कि महिलाओं को वो कहीं न कहीं क्या करें, उनकी सिक्योरिटी दे सके। तो अब समिति ने कारावास को जो 1 महीना था उसको कितना कर दिया है, 3 महीने कर दिया है और जो हमें 5 लाख का जुर्माना लग सकता था, अब उसको बढ़ाकर उन्होंने कितना कर दिया 5 टाइम्स 25 लाख कर दिया। तो अब सोचिए कि सत्ता सरकार तैयार है आपको अगर गलत हो रहा है तो उसको सबक सिखाने के लिए। अगर इसमें कोई झूठी शिकायत होती है, तो झूठी शिकायत करने वाले को भी सज़ा का प्रावधान किया गया है, उसको भी आपको 3 साल की कैद हो सकती है, उनके भी जुर्माना लगा सकते हैं, जिससे कि झूठी शिकायतें भी ना बढ़ें। बात करेंगे संशोधन के व्यवधान के बारे में। ये टॉपिक आपका शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है और यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से लिंक टॉपिक है, संविधान से संबंधित है। तो अगर आप कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो ये देखें कि पार्लियामेंट ने किस तरीके का अपना कार्य किया है। तो प्रेज़ेंट टाइम में पार्लियामेंट में राज्यसभा की बात की जाए तो केवल 18 बैठकें हो सकी हैं, जिनमें से क्या हुआ उनके टाइम का केवल 47.9% यूज़ हो सका है, बाकी समय वो क्या चला गया है, बर्बाद चला गया है, कार्य हो नहीं सका है। साथ ही साथ इसमें अगर देखें अभी निचले सदन की बात की जाए, अगर लोकसभा की बात की जाए, उनका भी हाल वही है। राज्यसभा में हुआ क्या था, सबसे ज़्यादा काम क्यों नहीं हो पाया क्योंकि राज्यसभा शुरू होने से पहले ही 12 जो राज्यसभा मेंबर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया पूरे इस सत्र के दौरान। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ संसद की युद्ध रेखाओं को पहले की तुलना में काफ़ी गहरा कर दिया, यहाँ पे काफ़ी मशक्कतें हो रही हैं, लड़ाई-दंगे इसके अंदर हो रहे हैं लगातार।
लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का भी यही हाल था। यहाँ पर भी लगभग 18 घंटे 48 मिनट यानी लगभग मोटा-माटी बात की जाए तो 19 घंटे तक का व्यवधान पड़ा रहा है टोटल 83 घंटे के काम में। तो आप ध्यान रखिएगा 1/5 का ही चला रहा। तो उसमें मुद्दा क्या बनते हैं आपको पता होना चाहिए कुछ दिनों पहले हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन वी रमन्ना उन्होंने ये बात कहा था कि संसद में जो बहसें हो रही हैं, उन बहसों में क्या है गुणवत्ता की कमी आ रही है, गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उसमें क्या-क्या है माफ़ी का रास्ता भी खोला जाए जिससे क्या हो ना केवल आप विरोध ना करिए, एक-दूसरे को माफ़ भी करिए। तो इनकी जब इन्होंने ये बात की थी, तो इसका आपत्ति संसद द्वारा की गई थी कि आप अपने क्या करिए जो आपका क्षेत्राधिकार है उसके अंदर ही बातें करिए। आप दूसरे के कार्यपालिका क्या है विधायिका न्यायपालिका में नहीं घुस न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में नहीं घुस सकती है। लेकिन ये कहीं न कहीं ये बात तो सच थी। तो आगे किया जा सकता है अगर देखा जाए, तो जिस हिसाब से लगातार व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं, सांसदगण जो माननीय लोगों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार किया जा रहा है, हिंसक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कहीं न कहीं हानिकारक प्रभाव क्या होता है, उसके कामकाज पर तो पड़ता है विधायिका के। उसके सबसे अच्छा तरीका क्या है कि विधायकों की जो गरिमा है, उसको बनाए रखा जाना चाहिए। उसकी मर्यादा को संरक्षित करते जाना करके ही सारे काम का सुनिश्चित किया जा सकते हैं। क्योंकि अगर बार-बार उल्टी-सीधी टिप्पणियाँ होंगी तो उसमें अगर कोई सीधी उल्टी टिप्पणी करेगा तो उसके जवाब में भी दूसरी तरफ से टिप्पणियाँ आएँगी। तो कहीं न कहीं काम रुकेगा। तो अगर विधायिका के अंदर अपनी गरिमा बनाई जाए और मर्यादा को ध्यान रखा जाए, तो काम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा अगर देखें इसमें मुख्य चिंता क्या बनी हुई है, सबसे बड़ी चिंता इसमें क्या बनी हुई है कि जब कोई भी चर्चा होती है, तो चर्चा ना होकर वहाँ पे पूरा व्यवधान आ जाता है। जब भी किसी चीज़ पे चर्चा करनी होती है, डिस्कस करना होता है, तो वहाँ डिस्कस ना होकर क्या करते हैं संसदीय जो माननीय सांसद हैं या राज्यसभा, लोकसभा के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में ये देखा गया है, वो चर्चा ना करके के एक-दूसरे को व्यवधान करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें एक रिपोर्ट जो कि पीआरसी लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उस रिपोर्ट में कहा गया था, जो 15वीं लोकसभा थी, जो 2009 से लेकर 2014 तक चली थी, इसमें बार-बार व्यवधान करने के कारण जो कार्य थे, केवल 61% हुआ था, जबकि राज्यसभा में 66% कार्य हुआ। तो ये बात थी 2009 से 14 के बीच में, ये थी 15वीं लोकसभा। अगर 16वीं लोकसभा की बात की जाए, तो 16वीं लोकसभा 2014 से लेकर 2019 के बीच में चली है और इस टाइम 17वीं हमारे 2019 से 24 के लिए चल रही है। तो उसमें भी क्या किया गया था, ये 15वीं लोकसभा में जो कार्य था, उसमें व्यवधान 61% जो कार्य हुआ, जो व्यवधान पाया था, वहाँ पर उन्होंने लगभग 39%। तो इसमें क्या हुआ उससे थोड़ा अच्छा हुआ तो व्यवधान 37% रहा था, केवल 2% अच्छा रहा था। लेकिन अगर हम 14वें लोकसभा की बात करें, तो 14वीं लोकसभा 2005 से लेकर 2009 तक चली थी। तो इस लोकसभा में जो व्यवधान के जो अगर टोटल रेशियो था वो केवल 13% था। उसके हिसाब से तो बहुत ही बदतर हालात हैं हमारी 15वीं और 16वीं लोकसभा में। राज्यसभा ने भी क्या किया लगभग अपना 36% जो जो अपना टाइम था वो भी इसी व्यवधानों में गँवाया हुआ है। 15वीं और 14वीं लोकसभा की बात की जाए तो वहाँ पर क्रमशः 32% और 14% क्या हुआ नुकसान हुआ है। इस हिसाब से आप क्या देख सकते हैं कि अगर आप 3 लोकसभाएँ देखें 2005 से लेकर 2009 तक का टर्म और 2009 से लेकर 2014 तक का टर्म और 2014 से लेकर 2019 तक का टर्म। ये अगर हम 3 टर्म की बात करते हैं तो 2005 से लेकर 2009 काफ़ी अच्छा काम हुआ है। 2009 से 2014 के बीच में काम में थोड़ा गिरावट आई है। और 14 से 19 के बीच में भी गिरावट जारी रही, लेकिन बस थोड़ा-सा अच्छा था। किससे? 2014 से 2009 से 14 के बीच में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो अगर हम देखें कि बार-बार ये व्यवधान पड़ क्यों रहे हैं, तो सबसे दिक्कत क्या है? ये व्यवधान इसलिए आते हैं जब सार्वजनिक महत्व के कोई मामलों पे चर्चा की जाती है, तो वहाँ चर्चा ना होकर क्या हो जाता है, विवाद स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो रुकावटें सत्ता पक्ष को ज़िम्मेदारी से बचने में मदद करती हैं। कई बार क्या होता है, जो बार-बार रुकावटें आती हैं, सत्ता पक्ष क्या करता है, बहुत से कानून क्या आते हैं, बिना चर्चा के पास कर देता है, जिससे कहीं न कहीं होता है, देश का नुकसान होता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो असूचित पे चर्चा होती है, उसके लिए समय का अभाव पड़ जाता है। आप अन्य चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर अनुशासनात्मक जो शक्तियाँ होती हैं, उनकी दुर्लभ रिज़ॉर्ट किया जाता है। और इसमें पार्टी क्या होती है, राजनीति को बढ़ाती रहती हैं और अपनी चर्चा को नहीं देती हैं। अगर हम देखें इसमें करना क्या चाहिए, तो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपको संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अगर उसके अंदर आपको अव्यवस्था रोकनी है, सांसदों को, विधायकों को गरिमा में रखना है, चाहे चाहे विधानसभा की बात की जाए, उसमें क्या होना चाहिए, जो आचार संहिताएँ बनाई गई हैं तथा जो नियम कानून बनाए गए हैं, उन आचार संहिताओं को क्या हो, सख्ती से पालन हो। इसके अलावा क्या किया जाए, जो भी ऐसे लोग हैं, जो सदनों में कामकाज में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर बाधा डालते हैं, ऐसे सांसदों को क्या किया जाए, तत्काल रूप से क्या है, निलंबित कर दो, पूरे सत्र से या सत्र के कुछ टाइम से, जिससे क्या लोग समझ सकें। साथ ही साथ इसमें क्या है कि अब सरकार को भी ज़रूरत है कि वो अधिक लोकतांत्रिक होने की कोशिश करे कि हम लोकतंत्र तो बन गए हैं, इसको और अच्छे लोकतांत्रिक बने। इसके ज़रूरी है कि आप अपने विपक्ष के विचारों को दबाएँ ना, बल्कि उनके विचारों को अच्छे से सुनें और उनको अनुमति दें कि अपने विचार रख पाएँ, जिससे क्या हो, जो विपक्ष हंगामा ना कर पाए। साथ ही साथ में क्या है, एक प्रोडक्टिविटी मीटर अर्थात उत्पादकता मीटर लगाया जाना चाहिए, जो इस बात को देख सके कि कितना टाइम व्यवधान में गया है, कितना टाइम स्थगन में गया है, कितना टाइम टाइम आपका अच्छे से कार्य चला है और इसकी डे पर डे इसकी रिपोर्ट आई, इससे क्या पता चल सके कि आपके पर डे की प्रोडक्टिविटी क्या थी कार्य की, जो कहीं न कहीं इसको आपको हेल्प करेगी। तो मुख्य रूप से यही कहा जा सकता है
कि आप जब भी कोई समझौता बनाते हैं, कोई कानून लाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप उसमें सहमति ज़ाहिर कर सकते हैं, असहमति ज़ाहिर कर सकते हैं। इसके पीछे आप वाद-विवाद कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप डिबेट करिए, वहाँ पे व्यवधान ना खड़ा करिए। साथ ही साथ उसमें क्या है, चाहे जितने भी वहाँ के मेंबर हैं, चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष के हों, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और उनकी सामूहिक इच्छा शक्ति और सहमति से क्या करें, सदन को सुचारू रूप से चलाएँ। वो ना केवल उनके लिए अच्छा होगा, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, देश की भलाई में काम आएगा। ये इस टाइप के वो होना ज़रूरी है। बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, जिसमें भारत की रैंक नीचे आई, इसको केंद्र ने असहमति ज़ाहिर की है कि ये सही से रिपोर्ट है नहीं। ये आपकी पारदर्शिता से संबंधित मुद्दा है। इसमें ट्रांसपेरेंसी के मुद्दे में देखते हैं होता क्या है, मुद्दा क्या हुआ था। आप इस हिसाब से अगर रिपोर्ट देखें, तो रेड जो इलाका है, वहाँ पर क्या है, वेरी सीरियस कंडीशन है किसकी, रिपोर्टर्स की। तो जितना भी रेड इसमें देखिए, भारत भी है, रसिया भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, चाइना चाइना तो ब्लैक में है, चाइना तो बिल्कुल ही नीचे चला गया है। हम तब भी थोड़ा रेड में हैं। हम थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, जबकि जो ब्लैक्स वाले हैं वो क्या है, वेरी सीवियर कंडीशन में है, जिसमें देखिए लीबिया है, इजिप्ट है। तो इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, ब्राज़ील को भी इसमें डाल दिया गया है, यूनाइटेड स्टेट थोड़ा सही कंडीशन में है। तो हमारी केंद्र सरकार का दावा है, इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, लोकतंत्र जैसे जो मूल्य हैं, उनको काफ़ी छोटा उनका आकलन किया गया है, जो जिसका कोई महत्व नहीं दिया गया है लोकतंत्र का। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, इसको अच्छे से महत्व दिया जाता, तो शायद हमारी कंडीशन इससे अच्छी होती। तो आपको बता दें, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग की बात करें, तो इसमें टोटल 180 देश शामिल थे और हमारे लिए सबसे बुरी खबर क्या है कि 180 देशों में जो हमारी स्थिति 142वीं है, काफ़ी खराब स्थिति में हम आ चुके हैं। इसमें ये बात क देश के इसलिए कहा गया है क्योंकि पत्रकारिता के लिए तथा रिपोर्टिंग के लिए राष्ट्र को खराब के रूप में हमें क्लासिफ़ाई किया गया है और खराब इसलिए कहा गया है। इसमें ये बात कही गई, इस साल दुनिया भर में जितने भी पत्रकार मारे गए हैं, उनके मामलों में भारत 5 सबसे खतरनाक देशों में शामिल होता है। नीचे टॉप 5 हमने रैंक हासिल की है, जहाँ पे हम पत्रकारों को अपनी सही से सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। एक रिपोर्ट के सर्वेक्षण में यही भी कहा गया है, कुछ संदिग्ध यहाँ पे जो क्या पद्धति भी देखी गई है, जिसमें क्या हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट परिभाषा का अभाव है। इसमें ये नहीं बोला गया कि प्रेस की क्या किसको आप बोलेंगे कि आप जो आपका जो रिपोर्टिंग है वो क्या है, वो स्वतंत्र है या स्वतंत्र नहीं है। अगर जो आपके विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2011-21 है, सॉरी, इसकी मुख्य विशेषताओं को देखें, तो टॉप अगर बात की जाए, तो फिर नॉर्वे ने टॉप किया है, लगातार 5 वर्षों से सूचकांक में टॉप बना हुआ है। इसमें 180 में से 132 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बहुत ही खराब से लेकर खराब या समस्याग्रस्त इसमें की गई है। इसके मुख्य रीज़न अगर देखा जाए, इसमें ना केवल महामारी के इस्तेमाल के दौरान, जब जो आपकी लगातार महामारी हो रही है, उसमें पत्रकारों को इसकी पहुँच से वंचित किया जा रहा है। मतलब कि जो लगातार महामारी फैल रही है, तो महामारी में जो कवरेज हो रही है, वो सरकार सही से उनकी कवरेज नहीं करने दे रही है, सही से डाटा नहीं आ पा रहे हैं। इसके अलावा क्या किया जा रहा है, सरकार द्वारा जानबूझकर स्पॉन्सर्ड प्रचार कराने की कोशिश की गई है। ऐसा इसमें बोला गया है कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर क्या किया जा रहा है, जो समाचार आए जा रहे हैं, वो भी स्पॉन्सर्ड हैं पहले से सरकार के द्वारा। और इसमें देखें, भारत और पड़ोसियों के साथ कैसे पड़ोसी इसमें क्या स्थिति कर रहे हैं, हम तो 142 पे हैं। इसके अलावा ब्राज़ील है, मेक्सिको है, रसिया है, ये भी भारत के साथ खराब श्रेणी में स्थान रह रह रहे हैं। इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो पत्रकार ठीक से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की स्थिति में आ चुका है। मतलब जो पत्रकार सही से रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, वहाँ पे भारत के लिए उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में उनको क्या किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, हिंसा का वो शिकार हो रहे हैं। 2016 में अगर हम देखें, हमारी रैंक 133 थी, 2020 में हमारी लगातार 2020 तक हमारी रैंक गिरती रही और 2021 में आके हम किसमें पहुँच गए हैं, 142वें नंबर पे आ चुके हैं। इसमें ये भी बोला गया है कि ऐसे पत्रकार जो सरकार की आलोचना करने की हिम्मत करते हैं, उनके खिलाफ क्या किया जाता है, बेहद हिंसक रूप से सोशल मीडिया पे नफ़रत अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए भारत की आलोचना की गई है। भारत ने भी ऐसा बोला, ऐसा है नहीं, लेकिन आलोचना की गई है। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की बात करें, तो नेपाल 106 नंबर पे है, श्रीलंका 127 पे है, म्यांमार 140 पे है। ये सारे लोग हमसे अच्छी स्थिति में हैं। वहीं अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो 145 पे है, थोड़ा हमसे पीछे। बांग्लादेश 152 पे और चाइना को 180 में से 177वाँ स्थान दिया गया है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका 44 नंबर के साथ इस श्रेणी में बना हुआ है। तो देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में। तो इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इसको जारी किया जाता है। 2002 से इसको जारी करना चालू किया गया है। बता दें, यूपीएससी में ये क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 180 देशों की मीडिया की स्वतंत्रता के उनका स्टैंडर्ड है, उसको मापने का कार्य करता है। ये उनकी मीडिया के उनको मूल्यांकन करता है, जिसमें कि बहुलवाद, मीडिया की कितनी स्वतंत्रता है, कानून के ढाँचे की गुणवत्ता कैसी है, और जो इतने पत्रकारों की सिक्योरिटी कैसे उनको मिल रही है, उनकी सुरक्षा कैसी है, इन सबको ये चेक करता है। इस हिसाब से वो क्या करता है, अपने जो इंडिकेटर उनके साथ इनको देता है, ये इसको 20 भाषाओं में
एक क्वेश्चनरी बनाया जाता है, प्रश्नावली बनाई जाती है, जिसके माध्यम से इसके डाटा को क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है। उसके हिसाब से फिर जो डाटा मिलते हैं, उनको एक स्पेशलिस्ट द्वारा इन डाटा को पूरा करके उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके हिसाब से क्या किया जाता है, आपको रिपोर्टिंग दी जाती है। बात करेंगे शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के बारे में, क्योंकि इसमें वोडाफ़ोन ने एक पहल की है, तो ध्यान रखिएगा किस कंपनी ने की है, वोडाफ़ोन ने पहल की है, वो क्या करेगा, एनएफटी अर्थात नॉन फंजाइबल जो टोकन है, उनको बेचेगा और उस बेचने और जो बोली से उन्हें रुपया मिलेगा, उसको वो क्या करेंगे, वो शरणार्थियों की समस्या को दूर करने के लिए रुपया लगाएँगे। ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियाँ, उनके क्या कार्य हैं, उनके जनादेश कैसे इसके बारे में बात की गई है। वोडाफ़ोन ने यूएनएचसीआर के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जो शरणार्थी एजेंसी है, उसको 82.4 मिलियन लोगों का समर्थन करने के लिए इन रुपयों को दान करने की बात कही है। ऐसे लोगों को ये दान करेंगे जो कि उत्पीड़न के कारण या संघर्ष या लड़ाई के कारण क्या हुए हैं, अपने घर को छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर हुए हैं। तो किसको दान करेंगे? यूएनएचआरसी अर्थात यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी एजेंसी को क्या करेंगे ये रुपए दान करने की बात कहेंगे। अगर दुनिया का पहला हम एसएमएस की इस तरह की बात करें, तो इसने करीब 3 दशक पहले 3 दिसंबर 1992 को वोडाफोन नेटवर्क के ज़रिए इसको ये मैसेज भेजा गया था। इससे क्या हुआ था, इसमें मेरी क्रिसमस लिखा गया था। ये जो पहला मैसेज गया था, वो 15 अल्फ़ाबेट का था, जिसमें केवल क्या लिखा था, मेरी क्रिसमस। वहाँ से ये एसएमएस ये चालू हुआ था। और एनएफटी की बात करें अर्थात नॉन फंजाइबल टोकन की बात करें, तो नॉन फंजाइबल टोकन क्या होते हैं? ये अपने तरीके क्या होते हैं कि अनूठे अनूठे क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, किसका? डिजिटली स्टोरेज होते हैं। जिसमें क्या होता है, एनएफटी का मतलब है कि आपको अद्वितीय ऐसे स्टोरेज मिलेंगे जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको वर्चुअल टोकन गाने मिल सकते हैं, मूवी मिल सकती हैं, आर्ट वर्क मिल सकता है, फ़ोटोग्राफ मिल सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट मिल सकती हैं, जीआईएफ या कुछ भी हो सकते हैं, जिन्हें डिजिटली रूप से आप स्टोर कर सकते हैं। वो इसमें क्या होते हैं, नॉन फंजाइबल टोकन के अंदर आप स्टोर करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की बात जो करता है, यूनाइटेड रिफ्यूजी एजेंसी के बारे में अगर बात की जाए, इसको संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के रूप में और एक वैधानिक संगठन के रूप में कार्य करता है, जो कि न केवल लोगों के जीवन बचाने के कार्य करता है, बल्कि शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अगर जो विस्थापित समुदाय हैं या फिर राज्य-विहीन लोग हो गए हैं, उनके बेहतर भविष्य के निर्माण करने के लिए इसको समर्पित किया गया है यूएनएचआरसी को। ध्यान रखिएगा, ये जो शरणार्थी लोग हैं, उनके जीवन को गुणवत्ता सुधारने के लिए, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसको 1950 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया था, जो कि अपने घर को छोड़कर भागे थे या कहीं न कहीं खो गए थे। अगर हम देखें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे जीएस पेपर 3 टॉपिक के बारे में, क्योंकि कृषि उत्पादों में वायदा कारोबार है, उसका निलंबन कर दिया गया है सरकार द्वारा और कहीं न कहीं इसमें ये देखा गया है कि इसकी वजह से कोई क्या हो रहा है, महँगाई बढ़ रही है। ये टॉपिक आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना से संबंधित मुद्दों से है। तो डेरिवेटिव अनुबंध क्या होता है? डेरिवेटिव मतलब क्या होता है? आपके मूल्य क्या होते हैं, आपको डायरेक्ट आपको रुपए नहीं दिए जाते हैं, बल्कि कई बार क्या होता है कि जो आपके जो वस्तु है, उसके साथ उसके मूल्य को जो बाँध दिया जाता है। बाँध दिया दिया मतलब क्या होता है? अगर इन फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी, जो लाभ होगा, वो जिसने बेचा, जिसने खरीदा है, उसमें जो उनके जो अनुबंध किए गए हैं, उनको क्या होगा, दोनों लोगों को लाभ मिलेगा। घाटा होता तो कम होता है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर इसमें ट्रेडिंग की जाती है, तो कहीं न कहीं इसमें लाभ होने की बात किसी को होता है। अगर इसमें देखें कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो वही मैंने बता दिया। इसमें लोग क्या करते हैं, जो भी परिसंपत्ति होती है, अभी जो क्या होती है, कोई भी चीज़ें होती हैं, उनको एकमुश्त ना खरीद कर अपने लाभ को मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, उनको रुपए में जोड़ देते हैं। अगर फ्यूचर में कीमत बढ़ेगी, तो आपको भी लाभ मिलेगा और उन्हें पता है, अगर चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, तो कीमत बढ़ेगी, तो उसको लाभ को लेने के लिए एक साथ कोई अपनी चीज़ों को ना बेचकर उसको डेरिवेट कर देते हैं, उससे व्युत्पन्न जो लाभ होता है उसको लेने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर मौजूदा स्थिति को हम देखा जाए, तो इसमें क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अगर वर्तमान कोई घाटा आ रहा है, उसके बचाव के लिए क्या करते हैं, उनके डेरिवेटिव का उपयोग करते हैं, जिससे क्या हो, इन फ्यूचर में अगर फ़ायदा हो, तो उनका उसमें लाभ मिल सके। तो इनका अंतिम उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अगर बाज़ार मूल्य में अगर अनुशासन लाने के लिए एक निवारक के रूप में देखा जाता है, अगर इसमें अनुशासन लाना है, तो क्या करिए, आप सप्लाई कम कर दीजिए, तो अपने आप डिमांड अगर ज़्यादा है, तो सप्लाई कम कर देंगे आप मिल-जुल कर सभी लोग, नीचे से ऊपर तक के लोग, तो क्या होगा, कहीं न कहीं कीमतें बढ़ेंगी, उसका लाभ फिर सभी को मिलेगा। इसका सस्पेंशन क्यों किया गया है? तो सरकार को ऐसा लगता है, अगर ऐसी चीज़ें बनी रही तो कहीं न कहीं क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी। अगर सप्लाई नहीं से करेंगे, ये लोग अपनी चैन बनाए रखेंगे, तो कहीं न कहीं क्या होगी, महँगाई को ये क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें कृषि संबंधित चीज़ों की हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, हम वनस्पति तेल का प्रमुख आयातक देश हैं। अगर आपने क्या किया, अपने खाद्य तेलों के आयातकों और व्यापारियों के लिए व्यापार करना अगर मुश्किल हो गया, तो इससे क्या होगा, वो अपने भारतीय जोखिम को क्या करेंगे, एक्सचेंज का उपयोग करने के लिए कोशिश करेंगे। तो कहीं न कहीं क्या होगा, इसके डेरिवेटिव की इसमें क्या होगा, संभावना होगी, वो लाभ ना ले पाएँ, इसलिए इस चीज़ में बात की गई है। ऐसा माना जाता है कि जब जो कीमतें बढ़ती हैं, आपको देखा होगा आजकल सरसों का तेल काफ़ी हाई रेट पे चल रहा है, जिसका मेन रीज़न क्या होता है
इतना महँगा उसका होना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर रेट थोड़ा ठीक बढ़े, लेकिन इतना लगातार 300% तक रेट नहीं बढ़ सकते हैं। इसके कहीं न कहीं इसमें ऐसा देखा गया है कि सट्टेबाज़ों की इसमें भूमिका होती है। तो क्या करते हैं, अगर सट्टेबाज़ी ना हो सके, लोग इसके डेरिवेटिव फ़ायदा ना हो सके, तो और महँगाई नियंत्रित रहे, इसके विकास करने के लिए क्या किया गया है? ऐसी अर्थव्यवस्था को ऐसे कोशिश की जाती है उनको हतोत्साहित करने के लिए, जिससे क्या करें, वो डेरिवेटिव्स का फ़ायदा ना ले पाएँ। तो इसीलिए डेरिवेटिव सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इस टाइम कोविड-19 से उभर रही है और इस टाइम फिर महँगाई बढ़ गई, तो कहीं न क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपना रुपया के मार्केट से बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, वो नहीं लगाएँगे, तो और महँगाई बढ़ेगी, तो अर्थव्यवस्था में दिक्कतें आएँगी। बात करते हैं केरल की सिल्वर लाइन परियोजना के बारे में। तो सिल्वर लाइन परियोजना है क्या, बेसिकली कुछ नहीं है। ये केरल में क्या है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो एक जोड़ने के कॉरिडोर बनाया जा रहा है रेलवे माध्यम से, उसको बोला जा रहा है सिल्वर लाइन। अगर इसको डिटेल में देखते हैं, तो ये साउथ में जो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वहाँ से लेकर कासरगोड है, जो कि इसके उत्तरी छोर पे है। इसको जोड़ने के लिए एक सेमी हाई स्पीड रेलवे स्टेशन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। यही सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है। तो आपको इसको अगर डिटेल में आप देखते हैं, तो क्या इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या? केरला का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें इन्होंने सिल्वर लाइन बोला है। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? साउथ में तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट हो रहा है, और नॉर्थ में कहाँ तक जा रहा है? कासरगोड तक जा रहा है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है? कोल्लम इसके अंदर है, कोयम्बटूर इसके अंदर है, कोयम्बटम है, एर्नाकुलम है, थिरूर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेसेस से होकर ये गुजरेगी। अगर हम इसकी बात करें, इसको क्यों इसमें चर्चा में है, क्यों दिक्कतें क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं? इस लाइन की अगर हम बात करें, डिटेलिंग की बात करें, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी लंबाई क्या है। तो इसकी लंबाई 529.45 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 530 किलोमीटर की लंबी है। इसके अंतर्गत कुल 11 स्टेशनों को बनाने की बात कही गई है, जिसमें 11 जिले शामिल हैं। इस परियोजना को अगर साकार हो जाती है, तो इसमें जो कासरगोड से लेकर जो तिरुवनंतपुरम की 200 किलोमीटर की दूरी है, जिसको प्रेज़ेंट टाइम में 12 घंटे लगते हैं, तो आने वाले समय में केवल कितने घंटे में? 4 घंटे में उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसको देखा जाए, तो इसको डेवलपमेंट करने का कार्य केरल रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड अर्थात के-रेल के द्वारा किया जा रहा है। तो के-रेल क्या है? ये केंद्र सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच एक संयुक्त क्या है, उद्यम है। और जो इस कॉरिडोर की जो बात की है, जो सिल्वर लाइन परियोजना है, इसको कब तक कंप्लीट करने की बात कही गई है? 2025 तक चाह रहे हैं कि कंप्लीट कर देंगे। इसका कई कुछ जगहों विरोध चल रहा है, जिसमें कुछ चिंताएँ भी हैं। सबसे बड़ी चिंता क्या है? इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर जो ये सिल्वर लाइन परियोजना चलाई गई, तो इसका क्या होगा? भारी लागत के चलते क्या होगा? राज्य और कर्ज में धकेल जाएगा। साथ ही साथ इसमें क्या है कि क्या यात्रियों को उसके रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिलेगा? इसको भी क्या है, संदेह के घेरे में बात है। सबसे बड़ी इसमें दिक्कत क्या है कि जब 2018 में बाढ़ आई थी, तो उसकी पृष्ठभूमि में क्या था? पर्यावरणीय चिंताएँ संबंधित थी, जिसमें क्या था, पूरा राज्य जलमग्न हो गया था। तो अब ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है, अगर आप इसको देखें, तो ये लगभग क्या है, रेलवे लाइन क्या है, केरल के बिल्कुल मध्य से निकलने की बात कही गई है। अगर इसे मिडल से निकालेगी, तो ये क्या करेगी, केरल के राज्य को 2 हिस्सों में बाँट देगी, जिसके बीच में से क्या होगा, ये ट्रैक निकलेगी, जिससे क्या होगा, पानी की आवाजाही की जो फ्लो होगा, वो रुक जाएगा। कहीं न कहीं बाढ़ आने के चांस बढ़ सकते हैं। समाज सुधारक के अभियान की बात करें, तो इसको समाज सुधारक अभियान या फिर सामाजिक सुधारों के लिए अभियान, इसको शुरू किया गया है बिहार राज्य में। ध्यान रखिएगा, समाज सुधार अभियान कहाँ चलाया गया है? बिहार राज्य में चलाया गया है। इसको अभी इसकी हरी झंडी दिखाई है वहाँ के सीएम नीतीश कुमार ने। इस अभियान को अगर देखें, इसमें समाज सुधार में क्या सुधार करने की बात की जाएगी। इसमें से आप अगर यहाँ पढ़ सकते हैं, राज्य में पूर्ण नशा मुक्ति, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं बाल विवाह मुक्ति के लिए चलाया गया है समाज सुधार अभियान। तो आपको बता दें, इसमें वही लोगों को शराबबंदी के लाभों, शराब से अगर जो बंद की, उससे क्या उन्हें लाभ मिल रहे हैं। इसके अलावा समाज में दहेज प्रथा को रोकने के लिए या फिर बाल विवाह के बुरे प्रभावों को जागरूक करने के लिए समाज सुधार अभियान बिहार में चलाया जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सुपर टाइफून रॉय के बारे में। तो रॉय ने क्या किया है, दक्षिणी फिलीपींस में लगातार वहाँ पे क्या किया है, अपना असर दिखाया है। इससे क्या हज़ारों लोगों क्या है, ना केवल व्यापक बाढ़ की चपेट में आ गए, बल्कि कहीं न क्या है, विनाश की चेतावनी के चलते क्या हुए हैं, वो दूसरी जगह पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। अगर टाइफून रॉय की बात की जाए, तो इसको फिलीपींस में टाइफून ओडेट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में ये दक्षिणी चीन सागर के ऊपर एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जो हाल ही में कहाँ से गुजरा हुआ है, फिलीपींस से गुजरा हुआ है, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर देखें, इसको भयंकर क्यों माना जा रहा है, कि क्योंकि इसकी जो स्पीड है 195 किलोमीटर पर आवर, किसकी, इनकी जो हवाओं की जो स्पीड है 195 किलोमीटर पर आवर, से आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी गाड़ी में चलते हैं, बाइक वगैरह में, तो अगर आप 80 प्लस स्पीड से जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ हवाएँ चलती हैं। तो उसका अगर आप लगभग ढाई गुना कर दें, तो 195 यानी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हवाएँ चलेंगी, तो सोच सकते हैं वहाँ पे क्या स्थिति हो सकती है। तो ये तीसरी श्रेणी का, ये इस टाइम तीसरा फिफ्थ सुपर साइक्लोन इसमें ये मतलब इसमें अगर बात की जाए, तो 1954 में पामेला यहाँ पर आया हुआ है, 2014 में राममानस आया हुआ है, उसके बाद आने वाला तीसरा दक्षिण चीन सागर में ये टाइफून है, जो कि जिसको क्या किया गया है, सुपर साइक्लोन श्रेणी है,
उसको श्रेणी 5 में शामिल किया गया है। श्रेणी 5 में जो काफ़ी भयंकर रूप से आपके जो आते हैं तूफ़ान, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि टाइफ़ून कहाँ बोला जाता है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा इस बात को आप याद रखिएगा, इस टाइफ़ून को कहाँ पे आया है, फिलीपींस, मनीला में इसको हिट किया है और इस किस श्रेणी का ये तूफ़ान है। इसके साथ सारे करंट अफ़ेयर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलेंगे नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा जय के साथ। थैंक यू।